Student, please subscribe my channel and push bell icon. By this, give respect to your Jai sir. हेलो माय डियर स्टूडेंट एंड फ्रेंड, नमस्कार। आज मैं आपके सामने हाइड्रोजन एटम एंड द श्रोडिंगर इक्वेशन का वीडियो लेकर के आया हूं। तो जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें तथा बेल आइकन को दबा दें, और जो पहले से सब्सक्राइब किए हुए हैं वो लाइक, शेयर और अच्छे कमेंट करें। और मैं बताना चाहता हूं कि वीडियो को फुल स्क्रीन पर कर लें जिससे लेटर साफ साफ दिखाई दे, और वीडियो को ध्यान से देखें क्योंकि एक भी लाइन मिस करने पर आपको समझ में नहीं आएगा। तो वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो इसको जब हम सॉल्व करते हैं श्रोडिंगर इक्वेशन को, किसके लिए? हाइड्रोजन एटम के लिए, तो हमें यहाँ जो है पॉसिबल एनर्जी लेवल्स मिलती हैं। ये पॉसिबल एनर्जी लेवल्स जैसे आप देख रहे हैं, ये न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियस के चारों ओर ये सेल हो गई, के एल एम एन इस तरह से, या n=1 n=2 n=3 इस तरह से। तो ये एनर्जी लेवल, सेल, ऑर्बिट, कुछ भी इनको बोलते हैं। तो ये हर एनर्जी लेवल का अपना वेव फंक्शन होता है। अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है तो इसका वेव फंक्शन होगा साई, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है तो इसका दूसरा वेव फंक्शन होगा साई। यहाँ पर है, मतलब हर इलेक्ट्रॉन के पास अपना वेव फंक्शन साई होता है। इसका काम क्या होता है? तो इसका काम एक एग्जाम्पल से समझाएं तो ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे ये अधिकारी होते हैं, जैसे ये साहब होते हैं, उनके साथ ये जो पीए होते हैं, तो साहब को तो जानकारी नहीं है लेकिन पीए को जानकारी है कि अगली मीटिंग साहब की कहाँ होनी है। मीन्स ऐसे कह सकते हैं कि जो पीए होते हैं उनके पास साहब की पूरी डिटेल होती है। तो उसी तरह से इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन की पूरी जानकारी इसी वेव फंक्शन के पास होती है जिसे साई कहते हैं। ये जो है इलेक्ट्रॉन की पूरी डिटेल जानकारी रखता है। साई पता कर लेने पर हमको इलेक्ट्रॉन की टोटल जानकारी मिल जाती है। ओके, दीज एनर्जी स्टेट्स एंड वेव फंक्शन कैरेक्टराइज्ड बाई 3 क्वांटम नंबर्स। ये जो एनर्जी स्टेट्स हैं एंड वेव फंक्शन हैं, ये 3 क्वांटम नंबर से कैरेक्टराइज्ड होते हैं। ओके, इनमें पहला है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। पहला प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जिसको यन से लिखते हैं, स्मॉल यन से लिखते हैं। ओके, ये सेल को बताता है, जिसको ऑर्बिट भी कहते हैं, आप एनर्जी लेवल भी बोलते हैं। ओके, जैसे n=1 n=2 n=3 इस तरह से जो ये सेल्स होती हैं, ये सेल्स को बताता है कि किस सेल में इलेक्ट्रॉन होगा। तो इस तरह से ये पहली जानकारी हमको हो जाएगी कि इलेक्ट्रॉन किस सेल में होगा। ठीक है, उसके बाद दूसरी जानकारी एजीमुथल क्वांटम नंबर से मिलती है। ये हमको बताता है सब सेल के बारे में। सेल के बाद सब सेल आता है। ये यल जो एजीमुथल क्वांटम नंबर है, ये सब सेल को बताता है। सब सेल में ये होता है कि ये जो है SPDF होते हैं, सब सेल SPDF होते हैं। तो इससे ये पता चलता है कि इलेक्ट्रॉन किस सब सेल में है। हर सब सेल में जो है ये बॉक्स जो दिख रहे हैं, ये जो है इसमें यस में 1 होता है और पी में ये 3 है। इस तरह से ये यहाँ पर डी में 5 बॉक्सेस हैं। ठीक है, इस तरह से सब में अलग अलग बॉक्सेस होते हैं। ठीक है, तो ये जो बॉक्सेस हैं इनकी भी जानकारी आगे आपको यहाँ से मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से मिलेगी। ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को यम से लिखते हैं, जो इन्हीं बॉक्सेस माने एटॉमिक ऑर्बिटल्स को बताता है। तो एटॉमिक ऑर्बिटल्स में ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब आप देखिए कि सेल जो है, ये न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन, सेल में आपको अभी तक पता था कि इलेक्ट्रॉन सेल में रहते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ आपको पता चला कि नहीं, इलेक्ट्रॉन तो एटॉमिक ऑर्बिटल में रहते हैं। ठीक है, और ये जो है सेल के अंदर भी क्या होते हैं, सब सेल होते हैं। ठीक है, जो SPDF से जाने जाते हैं। और इन सब सेल में क्या होता है, एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं, और इन एटॉमिक ऑर्बिटल में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इस तरह से ये जो है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सॉल्व करके इन क्वांटम नंबर्स को के बारे में जानकारी हो जाएगी, और यही क्वांटम नंबर्स हमको इलेक्ट्रॉन की पूरी डिटेल दे रहे हैं। तो क्वांटम नंबर आगे हम लोग और डिटेल में पढ़ेंगे। ये क्वांटम नंबर इलेक्ट्रॉन का एड्रेस होता है। ठीक है, ठीक वैसे ही जैसे आप जान लीजिए कि आप अगर किसी को सिंपल भाषा में बताएं अपने बारे में इंट्रोडक्शन में, तो आप उसको क्या कहेंगे कि आपका जो देश है वो क्या है, इंडिया है। तो इंडिया तो बहुत बड़ा हो गया ना, खाली इंडिया जब बताओगे तो वो पूछेगा कि किस स्टेट में है। तो इस तरह से कंट्री हो गया, कंट्री के बाद स्टेट आएगा। आपने स्टेट बता दिया अपना कि किस स्टेट में है,
तो स्टेट भी बहुत बड़ा होता है, उससे भी आपके बारे में डिटेल जानकारी नहीं हुई। तो इस तरह से स्टेट के बाद फिर वो पूछ सकता है कि किस डिस्ट्रिक्ट में है, तो इस तरह से आप डिस्ट्रिक्ट बताएंगे। तो डिस्ट्रिक्ट बताने के बाद भी डिस्ट्रिक्ट भी बहुत बड़ा होता है, उसके बाद फिर आपके बारे में वो और पूछेगा कि किस जो है मोहल्ले में रहते हैं, ठीक है, कौन सा विलेज है, कौन सा टाउन है, ठीक है, तो ये पूछेगा। तो इस तरह से जो सबसे पहले शुरुआत होती है वो किस कंट्री में है जैसे हुआ, उसी तरह से आपने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कौन से जगह पर है, किस सेल में है। उसके बाद फिर पूछा जाता है अगला कि आपका एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या है, माने किस सब सेल में हो। फिर आपका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का है क्या है, कि फिर आप जो है किस एटॉमिक ऑर्बिटल में है, और फिर एटॉमिक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन कैसे है। तो जिस तरह से मेन जो है 4 चीजें उसमें भी हैं कि आपका देश, प्रदेश और जिला और मोहल्ला, ठीक है, उसी तरह से यहां भी 4 चीजें हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और एक यहां पर नहीं है वो आगे हम लोग पढ़ेंगे क्वांटम नंबर में स्पिन क्वांटम नंबर। तो यहां भी 4 चीजें होती हैं। तो क्वांटम नंबर जैसे आपसे पूछें कि आपका एड्रेस क्या है, ठीक है, आपका एड्रेस क्या है, तो आप ये एड्रेस इन 4 चीजों के माध्यम से आप बता दोगे। लेकिन अगर हमें इलेक्ट्रॉन का पूछना पड़ेगा तो इलेक्ट्रॉन का क्वांटम नंबर क्या है, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन का क्वांटम नंबर एड्रेस की तरह ही होता है, जैसे आपका एड्रेस हो गया वैसे इलेक्ट्रॉन का क्वांटम नंबर हो गया, ठीक है। तो ये क्वांटम नंबर क्या है, इलेक्ट्रॉन के एड्रेस को बताते हैं। इसी तरह से इलेक्ट्रॉन को फाइंड किया जाता है। ओके, व्हेन श्रोडिंगर इक्वेशन इज सॉल्व्ड फॉर हाइड्रोजन एटम द सॉल्यूशन गिव्स द पॉसिबल एनर्जी लेवल। अभी आपने देखा कि जब श्रोडिंगर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमें एनर्जी लेवल्स मिलेंगे। द इलेक्ट्रॉन कैन ऑक्युपाई एंड द करिस्पॉन्डिंग वेव फंक्शन, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन है वो एनर्जी लेवल के साथ क्या रखता है, वेव फंक्शन रखता है, जो कि आपको मैंने अभी दिखाया था इसको। ऑफ द इलेक्ट्रॉन एसोसिएटेड विथ ईच एनर्जी लेवल, हर एनर्जी लेवल पर उसका अपना वेव फंक्शन होता है। दीज क्वांटाइज्ड एनर्जी स्टेट्स एंड करिस्पॉन्डिंग वेव फंक्शन व्हिच आर कैरेक्टराइज्ड बाय ए सेट ऑफ 3 क्वांटम नंबर, ये भी मैंने अभी दिखा दिया था कि ये जो है 3 क्वांटम नंबर्स रखते हैं। 3 क्वांटम नंबर्स, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स n, एजीमुथल क्वांटम नंबर l एंड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर m arise as a नेचुरल कॉन्सिक्वेंसेस इन द सॉल्यूशन ऑफ द श्रोडिंगर इक्वेशन। ये सारे क्वांटम नंबर हमको जो है श्रोडिंगर इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद हमको डिटेल देते हैं इलेक्ट्रॉन का। व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज इन एनी एनर्जी स्टेट, जब इलेक्ट्रॉन किसी भी एनर्जी स्टेट में रहता है, जैसा कि अभी हमने दिखाया था, तो द वेव फंक्शन करिस्पॉन्डिंग टू दैट एनर्जी स्टेट कंटेन ऑल इंफॉर्मेशन अबाउट द इलेक्ट्रॉन। अभी मैंने समझाया था कि जैसे किसी साहब के पीए होते हैं, सारी जानकारी होती है, उसी तरह से यहाँ पर बता रहा कि हर एनर्जी स्टेट में उसका वेव फंक्शन होता है जो इलेक्ट्रॉन की सारी जानकारी रखता है। द वेव फंक्शन इज ए मैथमेटिकल फंक्शन व्हिच वैल्यू डिपेंड अपॉन द कोऑर्डिनेट। ये वेव फंक्शन मैथमेटिकल फंक्शन होता है जिसकी वैल्यू कोऑर्डिनेट्स पर डिपेंड करती है। कोऑर्डिनेट समझ रहे होंगे, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द एटम एंड डज नॉट कैरी एनी फिजिकल मीनिंग। इसका कोई फिजिकल मीनिंग नहीं होता। मीनिंग सच वेव फंक्शन ऑफ हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज विथ 1 इलेक्ट्रॉन आर कॉल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल। आप जानते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल क्या होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन रहते हैं। ओके, सच वेव फंक्शन पर्टेनिंग टू 1 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज आर कॉल्ड 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम। एटॉमिक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन रहते हैं और अगर एक इलेक्ट्रॉन के लिए इसे यूज कर रहे हैं तो इसे 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम बोलते हैं। द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन एट ए पॉइंट विद इन एन एटम इज प्रोपोर्शनल टू द साई स्क्वायर। इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की जो संभावना होती है वो साई स्क्वायर पर डिपेंड करती है। साई स्क्वायर इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी को बताता है। एट दैट पॉइंट, किसी जगह पर इलेक्ट्रॉन के प्रोबेबिलिटी माने इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना को साई स्क्वायर बताता है। द क्वांटम मैकेनिकल रिजल्ट ऑफ द हाइड्रोजन एटम सक्सेसफुली प्रिडिक्ट ऑल द एस्पेक्ट्स। जो यहाँ पर क्वांटम मैकेनिकल रिजल्ट हमको मिल रहा है हाइड्रोजन एटम के लिए, वो सक्सेसफुली प्रिडिक्ट सारी चीज को निर्धारित करता है एस्पेक्ट्स ऑफ हाइड्रोजन एटम स्पेक्ट्रम इंक्लूडिंग सम फिनोमिनन दैट कुड नॉट बी एक्सप्लेन बाय द बोर मॉडल। उन सारी चीजों को ये एक्सप्लेन करता है जो बोर मॉडल के द्वारा एक्सप्लेन नहीं हो सकी थी। सारी चीजों को यहाँ डिटेल में वो एक्सप्लेन करता है। उसके बाद हम देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशन टू मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम।
अभी तक बात कर रहे थे हम लोग एक इलेक्ट्रॉन के लिए, अब हम लोग बात करेंगे कि मल्टी इलेक्ट्रॉन के लिए ये किस तरह से अप्लाई होता है। तो एप्लीकेशन ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशन टू मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम प्रेजेंट ए डिफिकल्टी। मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम के लिए जो है डिफिकल्टी आती है। द श्रोडिंगर इक्वेशन कैन नॉट बी सॉल्व्ड एग्जैक्टली फॉर मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम। मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम माने जिसमें एक से अधिक इलेक्ट्रॉन हो, उनके लिए इसको सही से सॉल्व नहीं किया सकता, उसमें थोड़ी सी कठिनाई आती है। दिस डिफिकल्टी कैन बी ओवरकम, इसको खत्म किया जा सकता है बाय यूजिंग अप्रॉक्सीमेट मेथड। इसको अप्रॉक्सीमेट मेथड का यूज करके इसको खत्म किया जा सकता है। सच कैलकुलेशन, और इसमें कैसे इसको खत्म करते हैं, सच कैलकुलेशन विद द एड ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर, इनको आज के कंप्यूटर की सहायता से इनको खत्म किया जा सकता है। सो दैट ऑर्बिटल्स इन एन एटम अदर देन हाइड्रोजन डू नॉट डिफर इन एनी रेडिकल वे फ्रॉम द हाइड्रोजन ऑर्बिटल डिस्कस्ड एबव। यहाँ पर आप जो देख रहे हैं कि हाइड्रोजन डू नॉट डिफर इन एनी रेडिकल वे फ्रॉम द हाइड्रोजन ऑर्बिटल्स, यहाँ पर जो दूसरे हैं वो भी डिफर नहीं कर रहे हैं, ओके, जो ऊपर आपने डिस्कस किया है। द प्रिंसिपल डिफरेंस लाइज इन द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ इंक्रीज न्यूक्लियर चार्ज। ऊपर जो आपने डिस्कस किया है वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए, और यहाँ मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम की बात हो रही है, तो उसमें जो है ऑर्बिटल्स या और चीज़ों में कोई विशेष डिफरेंस नहीं है। बस केवल डिफरेंस क्या आ रहा है कि जो न्यूक्लियस है उस न्यूक्लियस में प्रोटॉन बढ़ेगा और उसके बाहर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा। तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या हो जाएगा, अट्रैक्शन फोर्स बढ़ेगा। अट्रैक्शन फोर्स बढ़ने की वजह से ये सेल क्या हो जाएंगी, नज़दीक आने लगेंगी, जिससे ये सेल्स छोटी हो जाएंगी। माने कि एटॉमिक साइज मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए एटॉमिक साइज क्या होने लगेगी, ऑर्बिटल्स की डिक्रीज होने लगेगी। तो इस तरह से ये जो ऑर्बिट्स हैं ये साइज इनकी डिक्रीज होने लगेगी। तो यही पर यहाँ पर यूज किया जा रहा है। ओके, तो यहाँ पर आपने ये देख लिया, डिस्कस द प्रिंसिपल डिफरेंस लाइज इन द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ इंक्रीज न्यूक्लियर चार्ज बिकॉज ऑफ दिस ऑल द ऑर्बिटल आर समव्हाट कॉन्ट्रैक्टेड। तो ये थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे। फर्दर एज यू शैल सी लेटर इन सब सेक्शंस, अनलाइक ऑर्बिटल्स ऑफ हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज हुज एनर्जीज डिपेंड ओनली ऑन द क्वांटम नंबर्स। ये जो है हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज जो हैं उनकी वैल्यू डिपेंड करती है केवल क्वांटम नंबर n। द एनर्जीज ऑफ ऑर्बिटल्स इन मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम डिपेंड ऑन क्वांटम नंबर n एंड l। अब जो हाइड्रोजन का है वो n पर डिपेंड कर रही है, लेकिन मल्टी इलेक्ट्रॉन के लिए n और l दोनों पर डिपेंड कर रही है। ओके, तो इस तरह से ये हाइड्रोजन एटम एंड श्रोडिंगर इक्वेशन था। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। ओके, हमारी अगली हेडिंग है इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। तो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल जो ये हम पढ़ाने जा रहे हैं एटम के लिए, इसका एक फर्स्ट पार्ट भी है। तो फर्स्ट पार्ट को आई बटन, इस पर जो आप टच करेंगे स्क्रीन को तो आई बटन आपको दिखाई देगी। उस आई बटन को क्लिक करेंगे तो आप वीडियो के फर्स्ट पार्ट पर अपने आप पहुंच जाएंगे। तो फर्स्ट पार्ट इसका देखें, उसके बाद ये सेकेंड पार्ट वीडियो को देखें। ओके, तो इस तरह से जो है इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम को हम बताने जा रहे हैं। क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम इज द पिक्चर ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ओके, ये अगर आपको एटम के स्ट्रक्चर को समझना है तो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल को आप समझ ले। क्यों? क्योंकि ये स्ट्रक्चर ऑफ एटम का पिक्चर है। अगर आपने पिक्चर देख लिया तो समझ लो स्ट्रक्चर ऑफ एटम समझ गए। व्हिच इज इमर्जेज फ्रॉम द एप्लीकेशन ऑफ द श्रोडिंगर इक्वेशन टू एटम। ये जो है श्रोडिंगर इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद में जो हमें प्राप्त हुआ है, ये उसके एप्लीकेशन से हमको ये मिलता है। द फॉलोइंग आर द इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम का जो फीचर है, जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो नीचे 1 by 1 दी हुई है। पहला पॉइंट क्या है कि द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम इज क्वांटाइज्ड। जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होती है एटम में, उसको क्वांटाइज्ड कर सकते हैं। इसका मतलब समझिए कि उसको एनर्जी दे करके उसको लोअर लेवल से हायर में भेज सकते हैं। ओके, दैट इज
कैन ओनली हैव सर्टेन स्पेसिफिक वैल्यू, जो एक निश्चित वैल्यू रखता है। फॉर एग्जाम्पल व्हेन इलेक्ट्रॉन आर बाउंड टू द न्यूक्लियस इन एटम, जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास बंधे होते हैं तो उनको एनर्जी दे करके क्वांटाइज्ड किया जा सकता है। सेकेंड पॉइंट है, तो सेकेंड पॉइंट आप देखिए, ये सेकेंड पॉइंट क्या कहता है कि द एग्जिस्टेंस ऑफ क्वांटाइज्ड इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल इज ए डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ द वेव लाइक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो आप डिस्कस कर रहे थे हमारे पिछले वीडियो में कि जो है जो वेव लाइक प्रॉपर्टी होती है वो इलेक्ट्रॉन की, वो कहाँ से आती है, कैसे, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो एग्जिस्टेंस ऑफ क्वांटाइज्ड इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल, जो आप देख रहे हो कि इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी लेवल है वो क्वांटाइज्ड हो जाती है, माने उसको एनर्जी देते हैं तो लोअर से हायर में चली जाती है, इज डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ द वेव लाइक प्रॉपर्टी। यही जो है वेव लाइक प्रॉपर्टी का डायरेक्ट रिजल्ट है, किसके, ऑफ इलेक्ट्रॉन का। एंड आर फॉलोड सोल्यूशन ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, और ये सब चीजें सोल्यूशन जब प्राप्त होता है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का तो हमको इनकी जानकारी मिल जाती है। ओके, इनके थ्रू हम प्राप्त करते हैं। थर्ड पॉइंट है, बोथ द एग्जैक्ट पोजीशन एंड एग्जैक्ट वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम कैन नॉट बी डिटरमाइंड। एग्जैक्ट वेलोसिटी, जैसा कि हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में आपने पढ़ रखा है कि एग्जैक्ट वेलोसिटी और एग्जैक्ट पोजीशन इलेक्ट्रॉन की डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं एक साथ। ओके, तो वही पॉइंट यहाँ बताया जा रहा है कि बोथ द एग्जैक्ट पोजीशन एंड एग्जैक्ट वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम कैन नॉट बी डिटरमाइन, उसको नहीं डिटरमाइन कर सकते हैं सिमुल्टेनियसली एक साथ। यही हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है। द पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम देयरफॉर कैन नेवर बी डिटरमाइंड। तो फिर ये जो है जब वेलोसिटी और पोजीशन नहीं बता सकते तो ये न्यूक्लियस के चारों ओर ये सेल्स कैसे आ सकती हैं, तो माने कि उसका पाथ भी डिटरमाइन नहीं कर सकते। ऑर्बिट माने क्या है, ये इलेक्ट्रॉन का पाथ है, तो फिर ऑर्बिट भी नहीं बना सकते हैं। तो वही कह रहा है कि ये भी डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं ओके एक्यूरेटली। आगे, दैट इज व्हाई एज यू शैल सी लेटर ऑन, इसको आगे आप देखेंगे, वन टॉक्स ऑफ ओनली प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन। आगे हम लोग केवल ऑर्बिट्स की अब आगे बात नहीं करेंगे, हम आगे बात करेंगे इलेक्ट्रॉन के प्रोबेबिलिटी की। इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी ये होती है कि न्यूक्लियस के चारों ओर का वो एरिया जिसमें इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना हो, ठीक है, उसी को इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी कहते हैं। अब हम लोग प्रोबेबिलिटी की बात करेंगे। जैसे न्यूक्लियस हो गया तो न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन जो है ऐसे ऐसे जो है पाए जाएंगे, तो ये जो है इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना है। ये फिक्स जो पाथ है, ये फिक्स पाथ नहीं पढ़ेंगे हम लोग, जो है ये ऐसे इलेक्ट्रॉन वेव लाइक चलता है ना, ऐसे रहेगा, तो इसका पाथ इस तरह से है, ये ऐसे, तो इसके न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना को पढ़ेंगे, प्रोबेबिलिटी को पढ़ेंगे। ओके, तो वही चीज यहां पर बताया जा रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन एट डिफरेंट पॉइंट। अभी मैंने आपको दिखाया इन एन एटम में। ओके, और इसका आप देखेंगे फोर्थ पॉइंट क्या कह रहा है कि एन एटॉमिक ऑर्बिटल इज द वेव फंक्शन साई फॉर एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। एटॉमिक ऑर्बिटल जो है वो वेव फंक्शन साई फॉर एन इलेक्ट्रॉन, ये जो है एटॉमिक ऑर्बिटल साई वेव फंक्शन रखे हुए है एक इलेक्ट्रॉन के लिए इन एटम में, ठीक है। तो देखिए दो चीज आपने देखा, एक साई देखा, एक साई स्क्वायर देखा। साई स्क्वायर जो है ये इलेक्ट्रॉन के डेंसिटी को बताता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, और साई जो है ये एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है। व्हेन एवर एन इलेक्ट्रॉन इज डिस्क्राइब्ड बाय वेव फंक्शन, जब हम इलेक्ट्रॉन को साई से डिस्क्राइब कर रहे हैं, बी से दैट द इलेक्ट्रॉन ऑक्युपाइज दैट ऑर्बिटल, तो इलेक्ट्रॉन, आज आपको ये भी पता चल गया कि इलेक्ट्रॉन ऐसे जो है न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर नहीं लगाते हैं। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर सबसेल में रहते हैं, और सबसेल एटॉमिक ऑर्बिटल से बना हो, तो फाइनली इलेक्ट्रॉन कहाँ रहते हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल्स में रहते हैं, ठीक है। तो एटॉमिक ऑर्बिटल जो है न्यूक्लियस के चारों ओर रहता है। तो बी से दैट इलेक्ट्रॉन ऑक्युपाइज दैट ऑर्बिटल, तो इलेक्ट्रॉन वो ऑर्बिटल को ऑक्युपाइज करता है, ठीक है। सिंस मेनी सच वेव फंक्शन आर पॉसिबल, और उसके बहुत सारे वेव फंक्शंस पॉसिबल है फॉर एन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन के लिए। ओके, देयर आर मेनी एटॉमिक ऑर्बिटल्स इन एन एटम, एक एटम में बहुत सारे एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं। दीज वन इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल वेव फंक्शंस,
और ऑर्बिटल्स फॉर्म द बेसिस ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो इस तरह से ये वन इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल वेव फंक्शन इसे बोलते हैं, और ऑर्बिटल्स फॉर्म द बेसिस ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर, यही ऑर्बिटल जो है इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर को बनाते हैं। इन ईच ऑर्बिटल द इलेक्ट्रॉन हैज ए डेफिनिट एनर्जी। इन ईच ऑर्बिटल, सभी ऑर्बिटल की द इलेक्ट्रॉन हैज ए डेफिनिट एनर्जी, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इसमें डेफिनिट रहती है। एन ऑर्बिटल कैन नॉट कंटेन मोर देन 2 इलेक्ट्रॉन। एक बात और जान लीजिए, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा नहीं रह सकते हैं और उनकी स्पिन भी अपोजिट रहेगी। ठीक है, तो ये मैं आपको दिखा देता हूँ कि एक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जो है 2 से ज़्यादा नहीं रहते हैं और उनकी स्पिन अपोजिट रहती है। ऐसे जैसे ये ऑर्बिटल हो गया, अब इसमें इलेक्ट्रॉन ऐसे रहते हैं, 2 से ज़्यादा नहीं रह सकते हैं। एक जो है क्लॉकवाइज में चलेगा और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज में चलता है। इस तरह से ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन रहते हैं। तो एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से इन ईच ऑर्बिटल द इलेक्ट्रॉन हैज डेफिनिट एनर्जी एंड ऑर्बिटल कैन नॉट कंटेन मोर देन 2 इलेक्ट्रॉन। इन मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम द इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन वेरियस ऑर्बिटल। मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में बात करें तो वही जो एक ऑर्बिटल में आप 2 इलेक्ट्रॉन देख रहे हैं, लेकिन तो जब बहुत इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तो बहुत ऑर्बिटल यूज किए जाएंगे। तो द इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन वेरियस ऑर्बिटल, अलग अलग ऑर्बिटल्स में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे तो अलग अलग ऑर्बिटल्स में भरे जाएंगे। इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी, लेकिन ये ध्यान रखेंगे कि ऑर्बिटल्स जो है ऐसे भरे जाएंगे इंक्रीजिंग ऑर्डर में, उनके एनर्जी के बढ़ते हुए क्रम में भरे जाएंगे। फॉर ईच इलेक्ट्रॉन ऑफ ए मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम, हर इलेक्ट्रॉन के लिए मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम में देयर शैल देयरफॉर बी एन ऑर्बिटल वेव फंक्शन। हर इलेक्ट्रॉन के लिए क्या होता है? वेव फंक्शन होता है, जिसकी एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक होती है, जो सारी जानकारियां रखता है। वही वेव फंक्शन उस इलेक्ट्रॉन की सारी जानकारी रखता है। ओके, इट ऑक्युपाइज ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट द इलेक्ट्रॉन। ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट द इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की सारी इंफॉर्मेशन वो रखता है। इन एन एटम इज स्टोर्ड, ठीक है, वही साई के रूप में उसमें स्टोर्ड रहता है। इन इट्स ऑर्बिटल वेव फंक्शन, साई पहले ही बता दिया मैंने। एंड क्वांटम मैकेनिक्स मेक्स इट पॉसिबल, जो क्वांटम मैकेनिक्स है उससे ये संभव हो पाया है टू एक्सट्रैक्ट द इंफॉर्मेशन आउट ऑफ साई। और इसी क्वांटम मैकेनिक्स की मदद से हम साई से सारी इंफॉर्मेशन को ले लेंगे, जिससे इलेक्ट्रॉन के बारे में हमको सारी जानकारी क्लियर हो जाएगी। ओके, अब हम 5th पॉइंट देखेंगे। द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन एट ए पॉइंट, किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की जो संभावना है विदिन एन एटम इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द ऑर्बिटल वेव फंक्शन। तो ये जो इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना है ये साई स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये साई स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एट दैट पॉइंट, उस पॉइंट पर। साई स्क्वायर इज नोन एज प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, इसी को प्रोबेबिलिटी डेंसिटी बोलते हैं। ये इलेक्ट्रॉन के जो है बारे में बताता है। एंड इज ऑलवेज पॉजिटिव, इसकी वैल्यू सदैव पॉजिटिव होती है। फ्रॉम द वैल्यू ऑफ साई स्क्वायर की वैल्यू से एट डिफरेंट पॉइंट्स, अलग अलग पॉइंट्स पर एन एटम, इट इज पॉसिबल टू प्रिडिक्ट द रीजन अराउंड द न्यूक्लियस। तो ये संभव हो जाएगा कि न्यूक्लियस के चारों ओर वेयर इलेक्ट्रॉन विल मोस्ट प्रोबेबली बी फाइंड, कि न्यूक्लियस के चारों ओर जो है इलेक्ट्रॉन की अधिकता कहाँ है, कहाँ पर वो पाए जा रहे हैं। तो ये जो है साई स्क्वायर से क्लियर कर पाना संभव हो जाएगा। ओके, तो बहुत बहुत धन्यवाद।